तो दोस्तों, मेरा नाम रजनी है। मेरी माँ को गुजरे 2 साल हो गए। माँ के जाने के बाद मैं मायके नहीं गई। मेरे भाई का फोन आ रहा है घर आने के लिए। भाई सौरभ के बहुत जिद करने पर मैं बच्चों के साथ अपने मायके रवाना हो ली। दीपक जल्दी लेने आइएगा और हाँ, बार बार फोन कर जल्दी आने को कहते रहिएगा। रजनी, क्या हो गया है तुम्हें? सौरभ कब से आने की जिद कर रहा है। जा रही हो तो कुछ दिन आराम से रह कर आओ। आखिर भाई है तुम्हारा, अचानक इतनी दूरी क्यों बना रही हो? आराम से रह कर आओ। क्या कह रहे हो दीपक? तुम्हें तो बस अपनी आजादी से मतलब है। किसी दूसरे की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। कह दिया ना, 2-4 दिन बाद वापस आने की जिद करना। बस यही एक कहा मान लो। रात की ट्रेन में दीपक ने रजनी और बच्चों को बैठा दिया। ट्रेन अगले दिन सुबह कानपुर पहुंचने वाली थी। ना जाने कितने विचार रजनी के मन को बेचैन किए हुए थे। जल्दी सोने से सुबह जल्दी होगी, इस विचार से बच्चे सो चुके थे। ट्रेन के हर झटके से रजनी हर बार कुछ नया सोचने लगती। ट्रेन ट्रेन, हाँ जी दीपक। सोई नहीं? नहीं, मेरी याद आ रही है, दीपक ने कहा। हाँ, अब बाकी तो जिंदगी में बचा ही क्या। सुनो, ट्रेन समय पर चल रही है, सुबह जल्दी पहुंच जाओगे तुम लोग। ऐसा करता हूँ, सौरभ को फोन कर लेने आने को कह देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं कैब बुक करके खुद पहुंच जाऊंगी। आप सो जाइए, सुबह घर पहुंचकर बात करते हैं। फोन रखा तो मन में कई सवाल जवाब तहलका मचा रहे थे। मन में पूरे समय मायके की यादें थी, माँ की आवाज थी। मैंने सौरभ को बोला था, ले आ रजनी को। अकेले बच्चे और सामान लाना मुश्किल होगा। दुष्ट हिला भी नहीं। पहली बार थोड़ी आ रही है, सारे गली मोहल्लों से परिचित है। वो तो यहाँ की डॉन थी, अपने आप आ जाएगी। बातें याद कर एक हंसी रजनी के चेहरे पे दौड़ गई। सौरभ की शादी के बाद सब कुछ कितना बदल गया था। माँ जब लाने को कहती तो कहता, माँ आ जाएगी ना, सालों से आ रही है। फिर कौन सा बैठने से पहले मुझे फोन करके लेने आने को बोलती है। अरे नालायक, क्या कह रहा है? बहन है तेरी, कितनी खुशी होगी उसे अगर तू लेने गया तो। माँ, अब मेरी भी जिम्मेदारियां, ये लेने जाना छोड़ना, इन सब के लिए मेरे पास समय नहीं होता। जब एक शहर से दूसरे शहर आ सकती है तो स्टेशन से घर आने में क्या परेशानी। मना कर रहा है रजनी बेटा, कितनी बार बोला पर लेने आने को तैयार नहीं। कोई बात नहीं माँ, मत कहा करो। अब वो भी बच्चा नहीं है, उसकी भी शादी हो गई है। मेरे जीते जी तो मान जाता, बाद में देखी जाती। जैसा रिश्ता निभाना है निभाते। छोड़ो ना माँ, क्यों बात का पतंगड़ बनाना। मैं आ जाऊंगी अपने आप, मत कहा करो सौरभ से। ना जाने कितनी बातें उसके रेल पटरी पर दौड़ने लगी। जबरन आंख बंद कर नींद से मुलाकात करने की कोशिश अंत में सफल हुई। सुबह अचानक घबराकर उठी तो देखा सही समय पर नींद खुली है। गाड़ी स्टेशन पर दौड़ रही थी। बाहर झांक देखा तो कानपुर लिखा था। बच्चों उठो बेटा, चलो हमें उतरना है, जल्दी करो, नीचे उतर कैब बुक करवा लेंगे। अलसाई आंखों से बच्चे अपना सामान ले खड़े हो गए। मन में सोचने लगी, अभी तक माँ 10 फोन कर देती थी। पता नहीं घर का माहौल कैसा होगा, जाते ही किससे सामना होगा, वो अपना सामान कौन से कमरे में रखेगी, और भी न जाने क्या क्या। जैसे ही बच्चों को उतार अटैची बाहर निकालने लगी, अटैची का वजन कुछ कम सा लगा। ला, ये मुझे दे दे, कुछ और सामान हो तो वो ले आ। तू इतनी सुबह? क्या जरूरत थी? पहले तो कहते कहते भी। और औरों को उतरने दे, बाकी बातें आराम से बैठकर करना। दोनों स्टेशन को चीरते हुए बिल्कुल मौन चलते रहे। बच्चे मामा से दुनिया भर की बातें करने में लग गए। सामान कार में रख सौरभ ने रजनी के लिए आगे वाली सीट का दरवाजा खोल दिया। कैसी है? भाई के पूछते ही एक आंसू टपक पड़ा। मन आया सीने से लग जोर जोर से रो दूं। बहुत जल्दी पूछ रहा है कैसी है, लेकिन शायद उम्र की परिपक्वता गर्दन हिला ठीक हूँ मैं जवाब दिया। इतनी ठंड में लेने आने की क्या जरूरत थी? कल तक माँ लाने की जिद करती थी तो कहता था डॉन है, आ जाएगी। अब इतनी चिंता क्यों? अपनी डॉन पर विश्वास नहीं रहा। छोटे मोटे शिकवे शिकायतों में घर आ गया। घुसते ही देखा इन 2 सालों में काफी बदल चुका था। माँ का तुलसी का परिंदा गार्डन के बीचों बीच सुंदर सी पेंटिंग से सजाया गया था। सोच रही थी कितनी बड़ी हो गई हूँ, वरना ऑटो से उतरते ही माँ माँ चिल्लाकर दौड़ी चली आती थी। नजर उठाकर दहली देखी, आज वहां कोई रौनक ना थी। उस दहली की रौनक तो माँ हुआ करती थी।
जैसे ही दरवाजा खोला, भाभी व बच्चों ने जोर से हल्ला मचाया, वेलकम होम। यकीनन ऐसा स्वागत इससे पहले मायके में कभी नहीं हुआ था। बच्चे भाभी ना जाने कितनी पुरानी बातें करते रहे। दी ये लीजिए आपकी पसंद की अदरक वाली कड़क चाय। बच्चे भी ननिहाल बहुत खुश थे। बातों बातों में समय का पता नहीं चला। सारी खुशियां थी, कोई कमी नहीं, लेकिन रजनी का मन बस एक इंसान को ढूंढ रहा था, माँ की मौजूदगी को, उनके एहसास को। बिन माँ मायका कैसा हो सकता है। जैसे ही अंदर गई, बरामदे में माँ की तस्वीर लगी थी, वही खड़ी हो गई। आंसू को काबू में ना कर पाई तो भाभी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, हम हैं ना दी, आपका मायका हमेशा पहले जैसा रहेगा। कैसे कहती तुम उसकी जगह कैसे ले सकती हो, जो मेरे चेहरे से मेरे दिल की बात जान लेती थी। आते ही जिसके सीने से लग ससुराल की हो या कोई और परेशानी, छू मंतर हो जाती थी। आंसू पोंछ माँ के कमरे में गई। कमरा बिल्कुल वैसा ही रखा था जैसा वो चाहती थी। रजनी का सामान माँ के कमरे में रखवा दिया गया। देखते ही देखते 4-5 दिन कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। बीते चंद सालों में कभी महसूस ही नहीं कर पाई थी कि भाभी के हाथ का स्वाद भी बिल्कुल माँ जैसा है। आज उनके खानों के स्वाद में माँ के हाथों का जायका था। तुम्हारी सब्जी तो बिल्कुल माँ के हाथ जैसी बनी है। इससे पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ दी, सब कहते हैं माँ से ही सीखी थी, लेकिन उन्हें हर बार स्वाद में कमी लगती तो मैं आपके आने पर बनाती ही नहीं थी। वैसे उनके जैसे काम का सलीका मुझे नहीं, उन्हें हर चीज परफेक्ट चाहिए थी। सही कह रही हो, पापा के जाने के बाद माँ पर हमारी जिम्मेदारी आ गई। इतना निर्भर रहने के बाद भी एक मजबूत किरदार निभाकर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। भी शायद जीजा जी का फोन आया है। क्या बात है रजनी, मायके पहुंच गई तो हमें वापस कब आ रही हो? आती हूँ जी 1-2 दिन में। सौरभ वहीं खड़ा था। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ? हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि तुझे माँ की कमी महसूस ना हो। माँ बिन भी मायका होता है। भाई भाभी के साथ क्या अपने तक में कोई कमी? कैसी बातें कर रहा है? मैंने सौरभ से बोला। एक बात कहूँ, तू ये चिंता फिक्र काश तूने माँ के सामने की होती तो उनकी उम्र के 2-3 साल और बढ़ जाते। आज उनके जाने के बाद वही सब करना जो वो जीते जी चाहती थी, सब कुछ होते हुए भी। दी उस समय मुझे कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन अब हम जब मौजूदा हालत जी रहे होते हैं तो कभी अपने अधिकार के लिए, कभी विचार ना मिल पाने के कारण, और कभी माँ बाप की बातों को टोक समझ उस परिस्थिति के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते। लगता था जब मैं काम खुद कर रहा हूँ तो माँ बार बार बोलकर क्यों टोक रही है। आज समझ आता है वो माँ चिंता थी, और चिंता में छुपा प्यार। हम बड़े हो गए थे पर शायद उसके लिए तो बच्चे ही थे। ये सब उसके जाने के बाद समझ आया। लेकिन तू है ना बिल्कुल माँ जैसी। रजनी को सौरभ की बातों में सच का आईना दिख रहा था। पूरे दिन मन भारी था। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए। मायके की हर चीज में माँ की मौजूदगी आज भी थी। कल जाना था क्योंकि कल की ट्रेन थी, शायद इसलिए मन बुझा बुझा सा था। सब देर रात तक बातचीत करते रहे। अचानक भाभी को याद आया, अरे रजनी दीदी, माँ के कमरे में उनका एक बक्सा रखा है। वो शायद उनका सबसे अजीज बक्सा था। ये उसकी चाबी है, मैं चाहती हूँ आप उसे खोलें। ऐसा क्यों? माँ की हर चीज पर तुम्हारा अधिकार है। जब हमने किसी चीज के लिए कभी कुछ नहीं कहा तो आज ये संदूक और उसकी चाबी। दी माँ हमेशा कहती थी, इसमें पूंजी है मेरे बाद एक सरिता ही है जो इसकी कीमत समझ सकती है। बुरा मत मानिएगा दीदी, अच्छा हो तो इसे आप ही खोलें। कांपते हाथों से रजनी ने बक्सा खोला। दुनिया भर की कर्तनों से भरा बक्सा। ऊपर से सब हटाती चली गई। पापा का कुर्ता पजामा रखा था, खादी का कुर्ता। खादी का कुर्ता पापा ने माँ के हाथ में रखते हुए कहा, देख ले आया इस बार खादी का कुर्ता, संभाल कर रख, सौरभ के जन्मदिन पर पहनूंगा। तब माँ ने वो खादी का कुर्ता देखते हुए पापा से कहा, अरे जी, दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग कोट पैंट पहनते हैं और आप हद करते हो। पूजा पाठ थोड़ी है। लेकिन सौरभ के जन्मदिन पर अरमान मन में दबाए पापा एक दुर्घटना का शिकार हो गए। पापा एक दुर्घटना का शिकार हो गए। सब कुछ यहीं छोड़कर चले गए। शायद माँ के लिए पापा की पसंद का कुर्ता उस दिन से बेहद अजीज हो गया था।
नीचे देखा तो सौरभ के मुंडन के कपड़े, अन्नप्राशन के कपड़े रखे थे। हर एक चीज माँ की ममता से ओत-प्रोत थी। अचानक हाथ में वो गुड़िया आ गई जो रजनी कभी जिद करके लाई थी। रजनी अब जिद की तो चाटा लगने वाला है, माँ दिला दो ना वो गुड़िया। माँ ने बहुत मना किया लेकिन मैं गुस्से में वहीं बैठ गई। दिमाग खराब है तेरा, इतनी महंगी गुड़िया कुछ और ले ले बेटा, थोड़े दिन बाद तू इसकी तरफ झांकेगी भी नहीं। लेकिन रजनी को तो निप्पल वाली बड़ी सी गुड़िया का भूत सवार था। लाकर थोड़े दिन खेल के उसे पटक दिया, पर माँ ने उसे हमेशा अपने पास रखा और कहती, जब तू बड़ी हो जाएगी और तेरी बेटी होगी तब तक मैं ये संभाल कर रखूंगी और तेरी बेटी को दूंगी। कितनी ऐसी यादें उस संदूक में कैद थी जो शायद एक माँ के लिए बहुत खास थी। भाभी ने कहा, दीदी क्या है संदूक में? मैंने कहा, भाभी इसमें बहुत अनमोल चीजें हैं जिसकी कीमत दुनिया में कोई नहीं लगा सकता है। हाँ हाँ रजनी दीदी, इसकी कीमत आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। देर रात तक बात कर सब सो गए। रजनी हल्की रोशनी में दीवार पर लगी माँ की तस्वीर को देखती रही और बोली, कहाँ चली गई माँ? सब कुछ होते हुए भी तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। रजनी पलक झपकते ही माँ साथ थी। रजनी सारा सामान रख लिया ना बेटी? ये देख तेरी साड़ी तेरे लिए रखी थी, रख ले इसे। लेकिन माँ ये तो तुम्हें मामा ने दी थी, तुम पहनना। नहीं, मैं पहनूं या तू, एक ही बात है। मैं ये रंग कहाँ पहनती हूँ, उसी दिन तेरे लिए रख दी थी। ये ले अचार की शीशी भी रख ले। माँ भाभी क्या कहेंगी? कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने चुपचाप तेरी पसंद की डालकर रख दी थी, रख ले बैग में। सुबह विदाई दी, चुपके से पर्स निकाल एक रुमाल में लगी गांठ खोलने लगी और कुछ पैसे निकाल रजनी के हाथ में रख दिए। ये क्यों माँ? इतना कुछ तो दे दिया, मेरा आशीर्वाद है बेटा। अभी पापा होते तो बिना कहे कितना कुछ करते। चल जल्दी कर, कुछ खाए बिना घर से नहीं निकलने दूंगी। और हाँ, अगर ससुराल में कुछ ऊंच नीच हो तो बात वहीं दबा देना, बात बढ़ाने से बिगड़ती है। खुश रहना और सबको खुश रखना। और इतना कह माँ ने प्यार भरी झप्पी दे दी। रजनी दीदी सोती रहोगी, ट्रेन का टाइम हो गया है। हाँ माँ। क्या जैसे ही आँख खोली भाभी सामने खड़ी थी। मन में आया कह दे, क्यों उठाया भाभी? माँ के आंचल में थी। फटाफट उठ तैयार हुई। भाभी ने नाश्ता करवा दिया क्या? सौरभ भी पीछे खड़ा था। दीदी आती रहना, जल्दी जल्दी आना। सीने से लग दोनों के आंसू झलक पड़े। कभी पराया मत समझना, तेरे मायके में तेरा सम्मान हमेशा इसी तरह होगा, ये एक भाई का वादा है। मुस्कुरा माँ की फोटो को प्रणाम कर जाने लगी। जा रही हूँ माँ, आज तेरे बगैर मायका क्या होता ये जान लिया। तुम सिर्फ आंखों से दूर हुई हो, तुम्हारी मौजूदगी तो मायका शब्द में है। घर पहुंच गुमसुम बैठी थी। दीपक बोले, क्या मैडम जी, तुम तो 2-4 दिन में आने वाली थी, भाई के मुंह में बनकर रह गई। खूब आवभगत कर दी भाई ने, सारे गिले शिकवे लगता है दूर हो गए। तुम तो जाने से पहले घबरा रही थी। कैसा लगा माँ बिन मायका? आंखों में आंसू लिए भरे गले से बोली, माँ बिन मायका नहीं होता। उसकी मनोहार डांट, सब प्यार, सब अपने आप में अनूठा होता है। उसका गले लगना, उसकी बातों में अपना बचपन जी लेना, अपने बच्चे की पसंद नापसंद सब मायके में माँ पूरा करती है। बेशक सौरभ ने पूरी कोशिश की उनकी कमी ना खले, लेकिन वही बातें ये एहसास करा गई कि कल तक कुछ भी ना बोल देने वाला, लड़ झगड़ अपना प्यार जताने वाला भाई आज जिम्मेदारियों में बंधा मुझसे कितना दूर हो गया है। जिन बातों के लिए माँ ताने देती थी फिर भी वो उन्हें पूरा नहीं करता था, आज उन्हीं सब बातों का ख्याल रखता है। जानती हूँ वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। माँ के जाने से मेरा भाई दूर हो गया, उसकी जगह एक जिम्मेदार पति, पिता और रिश्ता निभाने वाला बड़ा भाई खड़ा है। आंसू पोंछ बोली, माँ बिन मायका कैसा जी? माँ बिन मायके की कल्पना करने से ही रूह कांपती है। आते आते कह रहा था जल्दी आना, यही तो मायके की दूरी का आभास हुआ। पहले मन में जाने की एक उत्सुकता थी। माँ हर घड़ी कहती, लाडो कब आ रही है? सच है दीपक, मायके में चाहे जितना भी आपका इंतजार हो, पर माँ बिन मायका मायका नहीं होता। रजनी भारी मन से उठ चली गई अपनी लाडो को मायके का सुख देने। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि हर उस लड़की के दिल का हाल है जो ससुराल में रहकर अपने मायके की एक बातें और यादें अपने दिल में सजाए बैठी है। अगर मायके में माँ ना हो तो मायका मायका नहीं रहता।
तो दोस्तों अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगती है। धन्यवाद।